KP classes dedicated to excellence. सो वेलकम एवरीवन, कैसे हो आप? जी हाँ, इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं भाई? इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं अपने बिजनेस स्टडीज की। जी हाँ, जैसे कि आप लोगों ने बिजनेस स्टडीज के बारे में सुना होगा कि सर यहाँ अगर आप एक्चुअली में एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ाई कर लेते हो ना, तो भाई बहुत इजी है यहाँ पे 90 प्लस स्कोर करना। आपने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा होगा कि बिजनेस स्टडीज में बच्चों के 100 मार्क्स भी आते हैं। जी हाँ, बिजनेस स्टडीज एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर बहुत सारे बच्चे 100 मार्क्स लेकर के आते हैं। तो अप्रोच क्या है? सिर्फ और सिर्फ भाई साहब एक स्ट्रैटेजी बनानी है बढ़िया सी। इस स्ट्रैटेजी से आपको पढ़ाई करना है और एनसीईआरटी की बुक के ऊपर फोकस कर देना है, चाहे पेपर कितना ही केस स्टडी बेस्ड है। अब आपको पता होगा ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 80% पेपर जो है आपका वो केस स्टडी बेस्ड है। अगर 20% में बात करूं एमसीक्यूज है, उसमें भी कुछ केस स्टडीज होते ही हैं आपके पास। तो भाई यहां पर आप केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस को भी इजीली टैकल कर पाओगे अगर आपने एनसीईआरटी पे फोकस किया है। इस सीरीज का मेरा मेन मोटिव यही रहने वाला है जहां मैं आप लोगों को एनसीईआरटी बेस्ड इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ाने वाला हूं। जो एनसीईआरटी बेस्ड इंपॉर्टेंट सेगमेंट है वो बताने वाला हूं, नंबर 1। नंबर 2, उसके बेसिस पे जो प्रीवियस ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो भी हम लोग करने वाले हैं। बट आज की क्लास, आज की ये पूरी पूरी वीडियो डेडिकेटेड है स्ट्रैटेजी के ऊपर कि हमें स्ट्रैटेजी क्या बनानी है, राइट? तो चलिए, जैसा आप जानते हो ये स्कोर बूस्टर कोर्स है और इस कोर्स का सीधा सीधा मोटिव है कि आपकी 20-30% मार्क्स बढ़ा देना। जी हाँ, अगर आप 50% वाले स्टूडेंट है, मेक श्योर आप इन क्लासेस के बाद, इन वीडियोस के बाद जब आप इनको रेफर करते हो 80% में फॉर श्योर आ जाओगे। अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने 70-80% अपनी तैयारी अच्छी कर रखी है, भाई फॉर श्योर आप 90% और 100 की तरफ जो है आगे बढ़ोगे इन वीडियोस में, राइट? चलिए, सो सर सबसे पहले आप क्या बताने वाले हो? एग्जाम पैटर्न। जी हाँ, एग्जाम पैटर्न ये आपको पता होना ही चाहिए। बट क्यों एग्जाम पैटर्न क्यों पता होना चाहिए? अब सोचो कि आप वो चैप्टर पढ़ रहे हो जिस चैप्टर में आपकी मेहनत ज्यादा लग रही है बट इसका आउटपुट बहुत कम आ रहा है। क्या वो समय बचा है? नहीं सर, ये समय वो समय नहीं है जहां पर आपका इनपुट ज्यादा लगे और आउटपुट कम लगे। उन चैप्टर्स पे बहुत ज्यादा ध्यान देने की आपको जरूरत नहीं। हाँ, ध्यान देना है, मैं ये नहीं कह रहा पढ़ना नहीं है, पढ़ना है भाई, बिल्कुल पढ़ना है, लेकिन इतनी शिद्दत से नहीं जितना उन चैप्टर्स को पढ़ लेना है जो चैप्टर्स कम से कम एफर्ट्स में, कम से कम इनपुट में ज्यादा बड़ा आउटपुट हमें डिलीवर करने वाले हैं, राइट? बिल्कुल सर, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सर एग्जाम पैटर्न एंड मार्किंग स्कीम की एनालिसिस। देखिए ध्यान से समझिएगा कि अगर आप 12th में हैं, ऑब्वियसली सर हम क्लास 12th में हैं और बिजनेस स्टडीज का पेपर लिखने जा रहे हैं इन दी कमिंग सीबीएसई एग्जामिनेशन, तो भाई टोटल तो 100 मार्क्स, लेकिन सर पेपर 100 मार्क्स का नहीं आता सर। हाँ भाई, 100 मार्क्स का पेपर नहीं आता, फॉर श्योर सही बात है भाई, 100 मार्क्स का पेपर आपका नहीं आता। इसमें आपके पास जो थ्योरी होने वाली है वो 80 मार्क्स की होने वाली है, जो आप 3 घंटे में अपना एग्जामिनेशन लिखने वाले हो वो। और 20 मार्क्स का आपका प्रोजेक्ट होने वाला है। प्रोजेक्ट पे भी थोड़ी बहुत बातचीत करूंगा इस सेशन के अंदर, लेकिन ध्यान से देखें अगर आप, जो आपकी थ्योरी वाला पोर्शन है वो 80% है और बाकी आपके पास जो है वो क्या है बच्चे? वो आपके पास 20% का है, राइट? यस सर, बिल्कुल सही बात है। अच्छा सर, ये बता दो एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है जो हम 3 घंटे में 80 नंबर के लिए करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं? देखिए सबसे पहले हम उसी क्वेश्चन टाइप पे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन टाइप की टाइप क्या रहने वाला है, राइट? थ्योरी पेपर का फॉर्मेट या क्वेश्चन का टाइप कैसा होता है। अब आपको ये बात पता है कि आपके पास 2 बुक है जिसको आप प्यार से कहते हो, एक तो बुक है मैनेजमेंट की और दूसरी बुक है आपकी फाइनेंस की। दोनों बुक को ध्यान में रखना है बच्चों, राइट? देखिए सबसे पहले आपके पास 20 एमसीक्यूज आने वाले हैं। जी हाँ, 20 एमसीक्यूज आने वाले हैं आपके पास, 20 मार्क्स के लिए होगा। तो अगर मैं कहूं 1 क्वेश्चन फॉर 1 मार्क्स ईच, ये होने वाला है पहला काम, नंबर 1। नंबर 2, शॉर्ट आंसर के 3 मार्क के क्वेश्चन आने वाले हैं। 4 क्वेश्चन आएंगे 3 मार्क्स के, अगर तो टोटल कितने हो जाएंगे बच्चे? 12 नंबर का आपका हो जाएगा। अगर मैं कहूं
नंबर तो 4 है, लेकिन क्वेश्चंस के कितने हैं? 3 क्वेश्चंस। तो टोटल कितने मार्क्स हो जाएंगे? 12। तो आप देख लो 20 मार्क्स ये हो गए, 12 मार्क्स ये हो गए। यहां पर 20 क्वेश्चन मल्टीप्लाई बाय 20 मार्क्स 20 क्वेश्चन, राइट? 1 मार्क्स ईच के क्वेश्चन रहने वाले। इज दिस क्लियर? यस सर। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो सर, 1 क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है सर। देखिए 4-4 नंबर के 6 क्वेश्चन आएंगे। 4-4 नंबर के अगर आपके पास 6 क्वेश्चन आ गए ना, तो ये कितने होने वाले? 24 मार्क्स। 24 नंबर आपको यहां से मिल जाएंगे। और आप देखोगे 6 मार्क्स के जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो 4 आने वाले हैं। तो अगर ये 4 क्वेश्चन आने वाले हैं तो 4 चौक 16 होते हैं वैसे तो मैं बताऊं आपको लगभग लगभग यहाँ पे 6 क्वेश्चन हैं यहाँ से। ठीक से दिस इज फॉर 4 मार्क्स क्वेश्चन। ये उल्टा सीधा ऊपर नीचे हो गया थोड़ा सा। ये 4 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, राइट? और ये 6 आने वाले हैं, 6 क्वेश्चंस के आने वाले हैं। और ये एक्चुअली में क्या है, देखो ध्यान से, यहाँ पर ये क्या है, 6 मार्क्स के आपके पास क्वेश्चन है। 6 क्वेश्चन है 4 नंबर के, 6 चौक 24। और यहाँ पर लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है 4 क्वेश्चन 6 मार्क्स है ऐसा है एक्चुअली, राइट? तो इस तरीके से आपके पास टोटल 80 मार्क्स के क्वेश्चन होने वाले हैं, राइट? टोटल 80 मार्क्स के आपके पास क्वेश्चन होने वाले हैं। आई होप यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। यस सर, बिल्कुल क्लियर है। तो एक बार मैं दोबारा से बताना चाहता हूँ आपको कि भाई यहाँ क्या होने वाला है। यहाँ पर 20 क्वेश्चन आएंगे एक एक नंबर के। तो अगर एक एक मार्क्स के 20 क्वेश्चन होंगे तो भैया 20 नंबर तो ये हो गए। फिर 4 क्वेश्चन होंगे आपके पास 3-3 नंबर के, तो ये 12 क्वेश्चन हो जाएंगे। फिर 6 क्वेश्चन होंगे आपके पास 4-4 नंबर के, तो ये 24 नंबर का हो जाएगा। और 4 क्वेश्चन होंगे आपके पास 6 मार्क्स के, तो ये भी 24 नंबर का हो जाएगा। और टोटल हो जाएंगे 80 मार्क्स के 34 टोटल क्वेश्चन आपके पास आने वाले हैं। ये ध्यान रखिएगा, टोटल क्वेश्चन आपके पास 34 आने वाले हैं, राइट? यस सर। देखिए टोटल जो हमारे पास यहाँ पे की पॉइंट्स है इससे रिलेटेड, एमसीक्यू टेस्ट वो डेफिनेशन बेस्ड हो सकता है सर। जो 20 क्वेश्चन आने वाले हैं ना, वो 20 मार्क्स, वो 20 मार्क्स के 20 क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं? तो इसके लिए आपको डेफिनेशन याद करने हैं। जैसे जैसे भाई प्लानिंग की डेफिनेशन क्या है, मैनेजमेंट की डेफिनेशन क्या है, भाई ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन क्या है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन किसे कहते हैं, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन किसे कहते हैं। भाई आपको याद करना पड़ेगा फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है, एफएम जिसको आप कहते हो, फाइनेंशियल मार्केट की डेफिनेशन किसे कहते हैं। मतलब कि मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट सेगमेंट बताए हैं जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब आपको हमेशा याद रखना है कि 1 मार्क क्वेश्चन के अंदर डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट है और दूसरा कॉन्सेप्ट। देखो 1 मार्क क्वेश्चन है ना, तो बहुत कम चांसेस हैं कि आपको यहाँ पर बहुत कुछ मतलब केस स्टडी बहुत बड़ा सा दे दे और वहां से कुछ क्वेश्चन पूछ लिया जाए। चांसेस बहुत कम है, ये नहीं नहीं पूछ सकते, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, बट इसके चांसेस थोड़े कम होते हैं दोस्तों, राइट? तो भाई मैंने कॉन्सेप्ट और रिकॉल बेसिस पे, मतलब कि एक बार देखो और देखते ही आपको याद आ जाए, अच्छा इसका मतलब ये था, है ना? इसका मतलब ये था। जैसे पैकेजिंग के ऊपर क्वेश्चन काफी बार देखे गए हैं जो आपके 1 मार्क क्वेश्चन में से होते हैं। तो भाई ये सारे जो टाइप है डेफिनेशन, कॉन्सेप्ट, रिकॉल, वो कहीं ना कहीं एमसीक्यू के लिए सूट करते हैं। दूसरा आते हैं वो 3 और 4 नंबर वाले शॉर्ट क्वेश्चंस। जी हाँ, देखोगे अगर आप, तो जैसे मैंने आपसे ऊपर डिस्कस भी किया था कि 3 नंबर वाले क्वेश्चन 4 होंगे और 4 नंबर वाले क्वेश्चन 6 होंगे। और ये कितने नंबर कैरी करता है आप देखोगे तो 28-38 नंबर जो है ये कैरी करता है। 38 मार्क्स के लिए जो यहाँ देखने वाले हो ना बच्चों, ये जो 38 मार्क्स के लिए आने वाला है वो अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन। मतलब क्या यहाँ पर मुझसे केस स्टडी पूछा जाएगा? यस, यहाँ पर मुझसे केस स्टडी भी पूछा जा रहा है। तो दिस विल बी ऑन दी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस। तो ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस जो हैं वो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होने वाले हैं। और लास्ट आप देखोगे लॉन्ग आंसर क्वेश्चन 6 मार्क्स के लिए हैं। और जैसा मैंने आपसे बताया था कि 6-6 नंबर के टोटल 4 क्वेश्चंस आपको दिखेंगे यहाँ पे,
छह नंबर के 4 क्वेश्चंस यहाँ पर आते हैं, यानी कि ये जो टाइप है, ये जो सेगमेंट है, ये 24 मार्क्स का आने वाला है, ये 24 मार्क्स का बच्चों आने वाला है, जहां पर ऑब्वियसली एनालिसिस एंड एक्सप्लेनेशन आपसे पूछा जाता है। दोस्तों एनालिसिस एक्सप्लेनेशन भर भर के क्वेश्चन आते हैं, तो आप याद रखिएगा ये 3 टाइप्स मैंने आपको बताए हैं, जिन तीनों टाइप्स में से डेफिनेशन, कॉन्सेप्ट, रिकॉल, ये आपके पास एमसीक्यूज बेसिस पे है 20 मार्क्स के लिए, जिसमें आपने देखा कि अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन के क्वेश्चंस आ जाते हैं हमारे पास लगभग 38 मार्क्स के लिए, 3 और 4 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं जो, और 24 मार्क्स के लिए एनालिसिस एंड एक्सप्लेनेशन बेसिस क्वेश्चन पे भी हमें फोकस रखना पड़ेगा, राइट। यहाँ पर भी मैं बता दूं आपको कि बहुत चांसेस होते हैं, बहुत चांसेस क्या, 100% यहाँ जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपके केस स्टडी बेस्ड आते हैं, वो आपके केस स्टडी बेस्ड होते हैं, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको ये बताने की कोशिश की कि आप उन 3 घंटों में 80 मार्क्स के अंदर क्या करेंगे, लेकिन एक और चीज है हमारे पास प्रोजेक्ट, जिसमें मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लगाऊंगा आपका, लेकिन फिर भी हम एक बार को समझ लेते हैं कि प्रोजेक्ट के बेसिस पे मार्क्स कैसे लगते हैं। देखिए आपने जो इनिशिएटिव, इन्वॉल्वमेंट, कोलैबोरेशन करके वो 2 मार्क्स के लिए पूछ लेंगे, जो क्रिएट मतलब 2 मार्क्स के लिए, सॉरी इसके बेसिस पे 2 नंबर आपको मिलते हैं, क्रिएटिविटी एंड प्रेजेंटेशन के 2 नंबर मिल जाते हैं, कंटेंट रिसर्च एंड ऑब्जर्वेशन के 4 नंबर आपको अलग से मिल जाते हैं, राइट। टॉपिक एनालिसिस 4 नंबर, वाइवा वॉइस जो है वो लगभग 8 नंबर का है आपका रहने का है, राइट। यहां तक क्लियर है। फ्रॉम दी अगर हम देखें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप्स क्या होने वाले हैं, ये मैं ऑलरेडी आपसे बता चुका हूं कैसे कैसे क्वेश्चंस आपसे ये पूछे जाते हैं, राइट। आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए मैं अपने इन क्लासेस में आपको क्या कराने वाला हूं, मैं थोड़ा सा इस पे बात कर लेता हूं कि मैं अपने इन क्लासेस में आपके साथ क्या क्या डिस्कस करने वाला हूं, राइट। देखिए सबसे पहली चीज जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, इन क्लासेस में आपको क्या मिलेगा, इन क्लासेस में हम लोग पूरी तरीके से एनसीईआरटी करने वाले हैं, प्लस इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मतलब एनसीईआरटी का हम टॉपिक देख लेंगे, पढ़ लेंगे, और जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस हम साथ में कर लेंगे। देखो क्वेश्चन जो होंगे हमारे पास, वो क्वेश्चंस पूरी तरह से तीनों कैटेगरीज को कवर करता होगा, एक तो एमसीक्यूज को कवर करता हुआ होगा, दूसरा 3 और 4 मार्क्स वाले जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन हैं उनको, और जो 6 मार्क्स वाले हमारे पास लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस होते हैं उनको भी ये कवर कर रहा होगा, राइट। तो भाई मैं ये तीनों तरह के क्वेश्चंस आपसे डील करने वाला हूँ। हाँ ये जो हम एनसीईआरटी पढ़ने वाले हैं, एनसीईआरटी की चीजें करने वाले हैं, ये चैप्टर वाइज करेंगे, ये हम चैप्टर वाइज करने वाले हैं, राइट जी। ये हम चैप्टर वाइज करने वाले हैं, ठीक है जी सर, बिल्कुल सही है। चलो अब थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ते हैं सर। पार्ट ए है हमारे पास 50 मार्क्स का। अब आपको पता है कि ये अब 50 की जगह आपसे 40 मार्क्स के लिए पूछेंगे, 50 मार्क्स का तो होगा ना, राइट। तो पहले ये 50 मार्क्स का हुआ करता था, लेकिन अब तो आपके पास 40 मार्क्स का ही रहेगा। इसके पार्ट ए के अंदर जो यूनिट 1 है, इस चैप्टर का नाम ही है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, और आप देख लो लगभग जो आपके पास है ये 15 से 16 नंबर का, और हर बच्चा ना चैप्टर 1 को बहुत स्ट्रॉन्ग करके जाता है, यहाँ तो कोई दिक्कत आती नहीं है। और जो मैं उनमें भी बता रहा हूँ आपको, अगर थोड़ा सिलेक्टिव होना है आपको, कि थोड़ा और सिलेक्टिव हो जाते हैं, सारी चीजें पढ़ करके नहीं जाएंगे, तो भाई नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट में कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिव एंड इसके इंपॉर्टेंस से क्वेश्चन आते हैं आपके पास। तो हमें कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट को ध्यान से पढ़ना है, मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसके इंपॉर्टेंस क्या है। फिर मैनेजमेंट एज प्रोफेशन, साइंस एंड आर्ट। आप मैं बता दूं हर दूसरी बार आपके एग्जाम में होता ही होता है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट एरिया है जहां पर हमें इसको छोड़ना नहीं है बच्चों। मैं अभी जो आपको बता रहा हूं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लीजिए।
फिर लेवल ऑफ मैनेजमेंट, आई होप मुझे नहीं लगता कि क्लास 12 में अभी कोई बच्चा होगा जिसको यही नहीं पता होगा कि लेवल ऑफ मैनेजमेंट कितने हैं और कौन कौन से हैं, है ना। तो लेवल ऑफ मैनेजमेंट भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। मैनेजमेंट फंक्शन जो आप चैप्टर 1 में ही देखते हो, इसका इंट्रोडक्शन आ जाता है, जिसके बारे में थोड़ा थोड़ा हमें पढ़ाया जाता है यहाँ पे। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग क्या है ये। और लास्ट जो टॉपिक है दैट इज कोऑर्डिनेशन का कॉन्सेप्ट एंड इंपॉर्टेंस, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। मतलब यहाँ पर आप ना, मैं बताऊं आपको, लगभग सब सारी चीजें डाल दी आपने। हाँ भाई, यहाँ पर सब कुछ ही इसलिए डाला है क्योंकि ये टॉपिक हमें पढ़ने हैं हमारी क्लास में भी इंपॉर्टेंट, ठीक है। मैं कुछ भी यहाँ पे छोड़ूंगा नहीं, राइट। आप देख लीजिए पहला ही चैप्टर, लगभग मैं कह रहा हूँ 10 से 15 नंबर के आसपास आपको देखने को मिल जाएगा। फिर आते हैं दूसरे चैप्टर। दूसरा चैप्टर जो है वो है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट करके। सर ये क्या होता है? अरे भाई, आप तो जानते ही हो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हमारे पास दो तरह की थ्योरी है, एक फ्लूइड की प्रिंसिपल्स थ्योरी है और एक फ्रीडम की थ्योरी है, साइंटिफिक मैनेजमेंट, राइट। और ये दोनों ही हमें पढ़ने हैं भाई। 14 के 14 प्रिंसिपल्स आपको रटवाए जाएंगे, उधर 7 के 7 प्रिंसिपल्स आपको रटवाए जाएंगे। और इसके बेसिस पे मैं बताऊं सबसे स्कोरिंग है ये, सबसे स्कोरिंग है। इसके बेसिस पे ना आपसे क्वेश्चन, क्वेश्चन कैसे क्वेश्चन आएंगे इसके ऊपर ना, वो आएंगे आपके पास पूरी तरीके से केस स्टडी बेस्ड, ठीक है। हाँ, एमसीक्यूज में भी पूछा जाता है, लेकिन केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो आपको यहाँ पर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस की भी पूरी तैयारी करनी है बच्चों, राइट। तो चैप्टर नंबर 2 भी आपके लिए अत्यंत आवश्यक है, इसको भी ध्यान में रखना है। फिर आता है बच्चों का सबसे फेवरेट टॉपिक, दैट इज यूनिट 3 में बिजनेस एनवायरनमेंट। जी हाँ, बिजनेस एनवायरनमेंट एक और इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहां पर आप देखते हो कि हम लोग सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के, इसके सारे डायमेंशंस को पढ़ते हैं, अगर पॉलिटिकल, लीगल या फिर अगर आप एक्सटर्नैलिटीज में देख लीजिए तो और भी जितने भी आपके पास आते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट लेवल पे हो, वो सारे के सारे हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं। फिर आता है इंपॉर्टेंस। इंपॉर्टेंस क्या है इसके, इम्पैक्ट ऑफ एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस भी आता है, और इस चैप्टर को बहुत अच्छा बोला जाता है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के लिए और एमसीक्यूज के लिए। और वो यहाँ से भी केस स्टडीज काफी बार आए हैं, लेकिन जो बहुत फेवरेट है एग्जामिनर का वो ये है कि यहाँ से एग्जामिनर जो है एमसीक्यूज के क्वेश्चन ज्यादा पूछता है, और शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो आपने देखे थे कितने मार्क्स के, 3 मार्क्स के या 4 मार्क्स के क्वेश्चन जो थे, लगभग 38 मार्क्स वाला हिसाब किताब जो था। 38 मार्क्स से ये अकेला नहीं आता भाई, लेकिन फिर भी ये एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट है हमारे पास प्लानिंग का चैप्टर। अब देखो प्लानिंग का चैप्टर ऊपर लिखे होंगे 14 नंबर का, अगर आप ध्यान से देखो प्लानिंग के चैप्टर का ना, तो लगभग 12, 13 और 14 इतने नंबर के क्वेश्चन तो यहाँ से देखे जाते हैं, राइट। और स्कोरिंग भी है, प्लानिंग हर बच्चे को आ रही होती है। ये टॉपिक, ये जो चैप्टर है सबके लिए बहुत मतलब इजी होता है ना, लड्डू चैप्टर जिसको आप कह सकते हो, बहुत लड्डू चैप्टर होता है, डूएबल है। कुछ ऐसा नहीं है कि प्लानिंग वाले चैप्टर में सर बहुत मुश्किल लग रहा है, प्रोसेस याद करना होता है, और वो भी आपको प्रोसेस याद करना है कैसे, हाँ जी, पूरी तरीके से जो क्रोनोलॉजी है उसी क्रोनोलॉजी में याद करना। अच्छा देखो, प्लानिंग के बाद लगभग सारे चैप्टर में आप देखोगे कि हमारे पास प्रोसेस है, और सारे चैप्टर के प्रोसेस आपको सेम क्रोनोलॉजी में याद होने चाहिए, चाहे प्लानिंग हो, ऑर्गेनाइजिंग हो, स्टाफिंग हो, डायरेक्टिंग हो, कंट्रोलिंग हो, सेम क्रोनोलॉजी में आपको वो याद होने चाहिए। तो आप देखोगे प्लानिंग जो 14 नंबर का चैप्टर है, उसके कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंस, टाइप्स, ये आपसे पूछा जाता है। प्लानिंग का प्रोसेस जो मैंने आपसे कहा ये पूछा जाता है। सिंगल यूज एंड स्टैंडिंग प्लान क्या होता है आपको पता ही है ना, कब हम सिंगल यूज प्लान यूज करते हैं, कब हम स्टैंडिंग प्लान यूज करते हैं, ये टॉपिक भी बहुत बार आपसे पूछ लिया जाता है बच्चों। तो प्लानिंग 14 नंबर के लिए इजी डूएबल है भाई, बहुत आसानी से कर सकते हैं, इट इज इजी पीपी वाला, राइट, ठीक है। चलो आगे बढ़े जी, बिल्कुल सर, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं सर। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो आता है ऑर्गेनाइजिंग। देखिए ऑर्गेनाइजिंग जो टॉपिक है ना, ये यहाँ से कुछ क्वेश्चन जो है ज्यादातर एग्जामिनर जो है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछता है, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। कॉन्सेप्ट एंड इंपॉर्टेंस, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। हाँ, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक आपके पास डेलीगेशन का है।
डेलीगेशन का कॉन्सेप्ट, एलिमेंट एंड प्रिंसिपल। डेलीगेशन से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा ये पार्ट भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है जी, यस। नेक्स्ट आते हैं सर स्टाफिंग के ऊपर। हाँ जी, स्टाफिंग यूनिट 6 में आप देखोगे, और देखो यहाँ लिखा 20 मार्क्स। मैं आपको बताऊं एक्चुअली में ये आता कितने नंबर का है, ये 15 मार्क्स तक भी आ जाता है। ठीक है, 20 मार्क्स का नहीं आता है लगभग, लेकिन 15 मार्क्स तक भी आपको ये देखने को मिल जाएगा। कॉन्सेप्ट एंड इंपॉर्टेंस, स्टाफिंग प्रोसेस सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हाँ जी, स्टाफिंग का प्रोसेस क्या है, राइट। और यहाँ पे बच्चे ना बहुत बार देखा है मैंने, क्रोनोलॉजी को मिस कर देते हैं, बट वो क्रोनोलॉजी में बार बार कह रहा हूँ आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। वो क्रोनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन 6-6 नंबर के पूछे जाते हैं, और ये 6 नंबर ना आप 10 मिनट लगा करके आसानी से, आसानी से 10 मिनट लगाओ और ये 6 नंबर लिखोगे। मैंने आपसे कहा इसका प्रोसेस जो है वो है। फिर आता है रिक्रूटमेंट। हाँ जी, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। रिक्रूटमेंट क्या होता है, सिलेक्शन क्या होता है। अच्छा, काफी बार इनके बीच में ना डिफरेंस पूछ लेते हैं, या आपसे एक पूरा केस सिनेरियो दे देंगे और आपको डिसाइड करना पड़ेगा कौन से वाले लाइन से ये पता चलता है कि ये रिक्रूटमेंट है, कौन से वाले लाइन से पता लगता है कि ये जो है आपके पास सिलेक्शन है, ट्रेनिंग है। ट्रेनिंग में भी इन द जॉब ट्रेनिंग क्या है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग यानी कि, और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग क्या है, वो सारी बातें आपको बतानी पड़ती है, राइट। यस भाई, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि हाँ इस चैप्टर को बिल्कुल भी छोड़ करके नहीं जाना, स्किप नहीं करना है। बहुत इंपॉर्टेंट वाला चैप्टर आपके पास ही देखिए, सिंपल है। ठीक है, चलो 7th यूनिट जो है बच्चों, ये 7th यूनिट है डायरेक्टिंग। देखिए, डायरेक्टिंग वैसे तो ठीक ठाक सा चैप्टर है, मैं ये नहीं कहूँगा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बट बहुत आसान चैप्टर है, पर इंपॉर्टेंट ना, थोड़ा समय जरूर ले जाता है। मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस, सुपरवाइजन क्या होता है, सुपरविजन क्या होता है, मोटिवेशन क्या होता है, लीडरशिप क्या होता है, ये एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है। अगर मुझसे यहाँ पर भी कोई इंपॉर्टेंट कहे तो मैं कहूँगा सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप, दिस पार्ट इज इंपॉर्टेंट। ये वाला पार्ट जो है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कम्युनिकेशन भी काफी बार पूछा गया है, तो कम्युनिकेशन भी आप जरूर से करके रहना, क्लास में हम करेंगे इस चीज को, लेकिन फिर भी आपको ध्यान में रखना है कि भाई ये दो टॉपिक जो है यहाँ से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर आता है यूनिट 8। देखिए, यूनिट 8 ऑफ सर यूनिट 8 में जो कंट्रोलिंग है, इसमें कॉन्सेप्ट एंड इंपॉर्टेंस क्या है कंट्रोलिंग का। देखो, कंट्रोलिंग का प्रोसेस ये क्या है, ठीक है। स्कोरिंग चैप्टर है, बहुत छोटा चैप्टर है, बहुत आसानी से खत्म है। ऐसा चैप्टर जो पता ही नहीं लगेगा आपको कि आपने शुरुआत किया और कब ये खत्म हो गया, राइट। तो कंट्रोलिंग का चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखिएगा कि यहाँ से कम मेहनत में अच्छे मार्क्स लिए जा सकते हैं। आपकी मेहनत कम लगेगी कंट्रोलिंग वाले चैप्टर, लेकिन आप मार्क्स जब कंपेयर करोगे ना, तो कंपैरेटिवली आपको मार्क्स अच्छे दिखाई देंगे कंट्रोलिंग वाले चैप्टर के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट आता है पार्ट बी है हमारे पास, एंड दिस पार्ट बी इज अबाउट बिजनेस फाइनेंस एंड मार्केटिंग। बिजनेस फाइनेंस एंड मार्केटिंग। अच्छा, एक मैं करेक्शन यहाँ करना चाहता हूँ कि ऊपर जो 50 मार्क्स लिखा था वो सही लिखा था बच्चे, ये जो 50 मार्क्स लिखा था ये सही लिखा था, ये शायद मैं याद नहीं रख पाया, दिस इज करेक्ट। एक्चुअली जो पार्ट जो 2 है वो 30 मार्क्स का ही चैप्टर है, उसमें जो चैप्टर्स हैं आपके पास वो 30 मार्क्स के ही इस टाइम में, बट या so this will be for 30 marks, बिजनेस फाइनेंस एंड मार्केटिंग करके। आप देखो इसके अंदर ना 2 यूनिट है हमारे पास, इवन 3 यूनिट है, तीनों यूनिट को टोटल 15-15 मार्क्स में हमने डिवाइड किया होता है, मतलब 9th और 10th 15 नंबर का, 15 मार्क्स का, और मार्केटिंग मैनेजमेंट करके जो है हमारे पास वो 15। बहुत ही आसान है मार्केटिंग मैनेजमेंट। पहले मैं यही समझा देता हूँ आपको, ध्यान से देखोगे तो ये जो मार्केटिंग मैनेजमेंट है, मार्केटिंग मैनेजमेंट आपके पास 15 नंबर का है, राइट। कॉन्सेप्ट एंड इंपॉर्टेंस क्या है मार्केटिंग मैनेजमेंट की, सबसे पहला क्वेश्चन दिया, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, कॉन्सेप्ट एंड इंपॉर्टेंस ऑफ द मार्केटिंग मैनेजमेंट।
फिर दूसरा पूछते हैं मार्केटिंग मिक्स क्या होता है सर, इसके अंदर 4 P's आपको बनाने पड़ते हैं, आपको याद हो भाई, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर कंज्यूमर मार्केट एंड बाइंग बिहेवियर, कंज्यूमर मार्केट क्या है, बाइंग बिहेवियर क्या है, और जो सेगमेंटेशन होता है, टारगेटिंग होती है, पोजीशनिंग होती है, ये आपसे क्वेश्चन से पूछा जाता है। सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजीशनिंग, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो 15 नंबर बहुत अच्छे से करेंगे। हो सकता है शायद मैं पहले स्टार्ट की बिजनेस फाइनेंस से करूं, मैं बता दूंगा आपको नेक्स्ट वाले वीडियो में ही, शायद मैं बिजनेस फाइनेंस से ही पहले इसको स्टार्ट करूं, राइट। फिर उसके बाद आगे शायद हो सकता है मैं चैप्टर 1 भी करूं, वही मैं बता दूंगा आपको जब आप नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो उस पर देख लेंगे आप, राइट। बिजनेस फाइनेंस एंड मार्केटिंग, इसमें यूनिट जो 9 है, इसमें हम देखेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जो 15 मार्क्स का है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट कितने मार्क्स का है सर, 15 मार्क्स का है। और देखो, अगर आप देखो फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल मार्केट, ये दोनों ही 15 मार्क्स के हैं। और यहाँ दोनों ही चैप्टर के अंदर क्या पढ़ना है सर, सबसे पहले इसमें पढ़ना है मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव, फिर फाइनेंशियल डिसीजन के फैक्टर्स पढ़ने हैं ना, आपको शॉर्ट टर्म के लॉन्ग टर्म के अलग फैक्टर्स पढ़ने होते हैं। मिक्स एंड वर्किंग कैपिटल क्या होता है, उसके नीड क्या होता है, उसके सोर्सेज क्या होते हैं, उसकी नीड क्या है और उसके सोर्सेज क्या है, ये भी आपको टॉपिक यहाँ पर पढ़ना होता है। फिर आप देखोगे एक टॉपिक है हमारे पास फाइनेंशियल मार्केट्स करके, तो फाइनेंशियल मार्केट में आप देखोगे मीनिंग एंड फंक्शंस पूछ लिया आपसे। फिर प्राइमरी मार्केट क्या होता है, सेकेंडरी मार्केट क्या होता है, इसमें डिफरेंशिएशन बहुत बार पूछा गया। और स्टॉक एक्सचेंज, जी हाँ, स्टॉक एक्सचेंज का रोल भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, यहाँ से भी बहुत बार क्वेश्चंस आए हैं बच्चों। तो ये बहुत स्कोरिंग एरिया है, ये वाला जो सेकंड पार्ट है। हाँ, मैं बता दूं बहुत सारे बच्चे ना उस स्कोरिंग एरिया में बहुत अच्छे मार्क्स नहीं दे पाते। और एक लास्ट चैप्टर आता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन, यूनिट 12 के अंदर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन इजी भी बहुत है, मतलब इतना इजी है कि पूछो मत। यहाँ पे कंज्यूमर के राइट्स, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं, रिड्रेसल मैकेनिज्म क्या है हमारे पास, है ना, जो हम पढ़ते हैं इसके अंदर कि हमारे जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे और सेंट्रल लेवल पे क्या क्या हमारे पास मैकेनिज्म है। और इस तरह से ही बहुत सारे हमारे चीजें जो है, जो 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 बेसिकली कह लीजिए हमारे पास जो फॉर्म है, फॉर्म जो है उसके बारे में आप लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, राइट। देखिए, मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ इसके बारे में कि भाई एक नंबर के 20 क्वेश्चन है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, शॉर्ट आंसर में 4 नंबर वाले कितने के आएंगे, लॉन्ग आंसर में 6 नंबर वाले कितने से आएंगे, कितने के आएंगे, ये सब मैं आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, राइट। तो इसकी तरफ और हम नहीं जाएंगे, बट 80 नंबर बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए, बहुत ज्यादा मुश्किल आपके लिए होने वाला नहीं, राइट। तो आप इन क्लासेस में बने रहिए, इन क्लासेस से आपके लिए 80 नंबर बहुत ईजी होने वाले बच्चों, इजीली डूएबल है। मैं आपसे ये कहूँगा कि आप इसे कर सकते हो, बस ध्यान रखिएगा कि जितनी चीजें आपको पढ़ाई जा रही है, देखिए कोशिश कर कीजिए कि जितनी चीजें पढ़ाई जा रही है इसके बेसिस पर एक होमवर्क जरूर करिए। और होमवर्क क्या रहेगा आपका, होमवर्क ये रहना चाहिए कि भाई मुझे जितने भी केस स्टडीज मिल रहे हैं, वैसे मैं तो अपनी क्लासेस में केस स्टडी कराने की कोशिश करूंगा ही, लेकिन जितने भी केस स्टडीज मिल रहे हैं बच्चों, वो सारी की सारी केस स्टडीज को आप एक बार गो थ्रू करें, उन सारी की सारी केस स्टडीज को एक बार गो थ्रू कर लो। चाहे आप कोई प्रीवियस का बैंक उठा लीजिए, जो क्वेश्चन बैंक होता है वो क्वेश्चन बैंक कर लीजिए, वहां से कोई भी ऐसा मीडियम जिसमें आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाए, उससे रिलेटेड एक कम से कम कॉन्टेक्स्ट मिल जाए कि इसका आंसर क्या होने वाला है, सो दैट कि आप उसको पहले सोचोगे, पढ़ोगे, और उसके बाद ही आप जाकर के चेक करोगे जो आपने सोचा है, जो आपने लिखा है, वो बिल्कुल सही है या नहीं है बच्चों, राइट। चलिए, सो इसी के साथ मिलते हैं बेटा अगले सेशन में, जब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक को ही उठाते हैं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। KP Classes, dedicated to excellence.